आप रेकी भी जानती हैं, आप प्राणिक हीलर भी हैं, तो ऑरा के बारे में बताएंगे ताकि सारे ऑडियंस समझ पाएं कि कैसे ऑरा वीक हो जाती है और कैसे ये असर करते हैं। ऑरा मतलब कि हमारे जो ऊर्जा है, हमारे जो एक वाइब्रेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे, कि ये साइकिक अटैक आखिर है क्या। तो एक ऐसा थॉट, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे लिए नेगेटिव है या हमारे लिए हेल्दी नहीं है, उसको हम साइकिक अटैक बोलते हैं। ज़रूरी होती है हर बात, अगर कोई बीमार पड़ रहा है या कोई परेशानी आ रही है तो वो साइकिक अटैक है या वो ईवल आया है, क्या इंसान तो उससे भी वो बीमार या परेशान हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मैनिफेस्टेशन होती है, जैसा विचार वैसा हमारा जीवन। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं सोशल मीडिया में, क्या ये भी प्रभाव डाल रही हैं आपको ऐसा बिलीव करने में, और हम रियल में कोई नज़र है साइकिक अटैक है या रियल में कोई परेशानी है? आई थिंक बहुत जगह से आ रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा अभी स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट हो ही गए हैं, पूरी दुनिया। अभी आपके पास कोई क्लाइंट आ गया या कोई जो सुन रहे हैं उन लोग को ही समझना हो कि मेरे ऊपर सच में नज़र लगी है, मेरे पे सच में साइकिक अटैक है, या फिर ये मेरा माइंड प्ले कर रहा है क्योंकि मैं अभी वीक हूँ, इमोशनली डाउन हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, नई बात करेंगे और फिर से जानेंगे कि सच्चाई क्या है, क्योंकि ये वो बात है जो आप रोज अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं सुनते हैं, दिन में 2-4 बार। आप नहीं तो आपके आसपास कोई ना कोई कह जरूर देता है, और ये बहुत सेंसिटिव बात है। ये वाकई में होती है या नहीं होती है, उसको हम आज जानेंगे। और जिसको लोग कहते हैं नजर दोष, और हीलिंग मोडालिटीज में आजकल उसको नाम दिया गया है साइकिक अटैक, कि किसी ने आपके ऊपर अपने माइंड से कोई अटैक भेजा है और आपको प्रभावित कर रहा है। तो ऐसा होता है क्या? अक्सर हम कहते हैं मेरा ये काम खराब हो गया क्योंकि नज़र लग गई, मेरे को ये चीज़ मिलते मिलते रह गई क्योंकि नज़र लग गई, मेरी साड़ी बहुत सुंदर थी और फट गई क्योंकि नज़र लग गई। तो ये बात हम सुनते रहते हैं, मगर इसमें सच क्या है वो जानने के लिए हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है, दीपा रामचंदानी, जो खुद साइकोलॉजी में बहुत सालों से अनुभव रखती हैं, प्राणिक हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, हिप्नोसिस जानती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं। तो देखते हैं कि ये सच में ऐसा नज़र दोष होता है, साइकिक अटैक होता है, और अगर होता है तो कैसे होता है और कैसे पता चले कि सच में ये है। तो अब हम बात करते हैं दीपा रामचंदानी से, जो इसमें एक्सपर्ट है, कि ये साइकिक अटैक आखिर है क्या। Thank you, ma'am. First of all, thank you for inviting me, and thank you for giving me this opportunity to share what I have understand and learned, जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा अपने ईयर्स में, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि साइकिक अटैक मतलब एक ऐसी ऊर्जा, क्योंकि हर बात जो विचार होता है वो भी ऊर्जा होता है, एक थॉट भी ऊर्जा होता है। तो एक ऐसा थॉट, एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे लिए नेगेटिव है या हमारे लिए हेल्दी नहीं है, उसको हम साइकिक अटैक बोलते हैं, जिसको ईवल आई भी बोलते हैं। नजर लगना। लेकिन नजर लगने में जो जब थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता है ना, जब उसकी कैपेसिटी, इंटेंसिटी इतनी हो जाती है कि वो हमारे ऑरा पे, हम पे भारी हो जाए और हमें कई बार समझ भी नहीं आता, तो हम उसे साइकिक अटैक कहते हैं। अच्छा, ये ऑरा, क्योंकि आप रेकी भी जानती हैं, आप प्राणिक हीलर भी हैं, तो ऑरा के बारे में बताएंगे ताकि सारे ऑडियंस समझ पाए कि कैसे ऑरा वीक हो जाती है और कैसे ये असर करते हैं। ऑरा मतलब कि हमारे जो ऊर्जा है, हमारे जो एक वाइब्रेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे, माने के कि जैसे टेम्परेचर होता है, अभी ठंड बढ़ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी खासी है, गर्मी होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा गर्मी है, उसी तरीके से हमारे ऑरा की फ्रीक्वेंसी होती है।
जो हमारा ऑरा होता है वो स्टार्ट होता है नेवल से लेकर हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है। जैसे अभी हम लोग बहुत अच्छे से विद हैप्पीनेस बात कर रहे हैं, खुशी से बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑरा बेटर है। अगर कोई सैडनेस की बात होगी तो ऑरा थोड़ा डाउन हो जाएगा, हम थोड़ा लो फील करेंगे, ऐसे इसको ऑरा कहते हैं। और इन इमोशंस की वजह से हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग या वीक भी होता है। ठीक है, तो हम फिर से हमारे सवाल पे आते हैं कि जिन लोगों का ऑरा वीक होता है, अब आपकी बात से तो ऐसा लगता है ये पर्सन टू पर्सन होता है। डेफिनेटली कोई लोगों का ऑरा स्ट्रांग रहता है और किसी का वीक होता है, तो वो साइकिक अटैक और नजर दोष के जल्दी से शिकार होता है। एग्जैक्टली जैसे इम्यूनिटी होता है, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है वो जल्दी बीमार होता है, और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, वो उसको जितनी जल्दी वो बीमार नहीं होता। उसी तरीके से इमोशनल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि अगर आपका ऑरा वीक है तो आप जल्दी इविल आई, साइकिक अटैक। अच्छा, इसमें एक और चीज बताओ कि जरूरी होती है हर बात, अगर कोई बीमार पड़ रहा है या कोई परेशानी आ रही है तो वो साइकिक अटैक है या वो ईवल आई है? क्या इंसान खुद अपनी वजह से भी उसके खुद के दिमाग में ये आ जाए कि नहीं मुझे नजर लग रही है, नहीं मेरे को साइकिक अटैक हो रहा है, तो उससे भी वो बीमार या परेशान हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज मैनिफेस्टेशन होती है। जैसा विचार वैसा हमारा जीवन, ऐसे तो ये बोला भी जाता है आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो आपका एक थॉट, आपका एक नज़रिया आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये ज़्यादातर ये होता है कि कई बार हम इतना डर जाते हैं या ऐसा बोलते हैं हर कोई मुझे ही नज़र लगा रहा है, तो हम उसी तरीके से देख रहे हैं तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही चलेगी। और दीपा, एक और चीज़ मैंने देखी है कि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में कि आपको नज़र लग गई, आपको साइकिक अटैक हो गया, आप वो एक मैंने बहुत देखा था कि पानी में माचिस की तीली डाल के देखो, जुड़ जाए तो आपको ब्लैक मैजिक है, आपको साइकिक अटैक है। तो आपको लगता है कि जब इतना सब हम सोशल मीडिया से देखते हैं, जानते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में एक थॉट बना लेते हैं कि हर चीज़ जो खराब हो रही है वो नज़र है, वो साइकिक अटैक है। तो ये जो चीजें आ रही हैं सोशल मीडिया में, क्या ये भी प्रभाव डाल रही हैं आपको ऐसा बिलीव करने में, और हम रियल में कोई नजर है, साइकिक अटैक है, या रियल में कोई परेशानी है? ये दोनों चीज में, मतलब फेक क्या और रियल क्या है, पहचानने में हमें परेशानी होती है। तो इसका असर क्या सोशल मीडिया से आ रहा है? आई थिंक बहुत जगह से आ रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा अभी स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्ट हो ही गए हैं पूरी दुनिया। तो जिस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे उससे इम्पैक्ट तो आएगा। कहते हैं ये जो थर्ड आई होती है ये क्रिएट करती है जो आप देखते हो, उसी तरीके से। तो अगर हम बार बार यही देखेंगे तो ऑब्वियसली हमारे थॉट, हमारी समझ उस पर डिपेंड हो जाएगी। इसीलिए हर सुनी हुई बात पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला भी जाता है। और हाँ, इम्पैक्ट हर जगह से आ रहा है। जिस चीज़ पे आप बिना लॉजिक के या बिना किसी लॉजिक, अब वो नहीं कि ओवर थिंकिंग वाला लॉजिक, जहाँ आपको पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, फिर भी किसी के कहने पे आप बिलीव कर रहे हो। आप पहले अपना लाइफ देखो, अपने पैटर्न्स देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये साइकिक अटैक है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, पहले उन रीजंस को देखिए, उसके बाद मानिए। आप बता सकते हो हमें कुछ रीजन? डेफिनेटली। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आवर इमोशंस, दे प्ले वास्ट रोल, बहुत बड़ा रोल होता है। एज वी बोथ आर साइकोलॉजिस्ट, वी अंडरस्टैंड कि हमारा एक विचार, हमारा एक इमोशन हमारे को कैसा फील कराता है और हमारी लाइफ कैसे चलती है। तो सबसे पहले हमारे इमोशंस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है या हमें बहुत सैडनेस, बहुत फियर है, तो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इविल आई, साइकिक अटैक, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को। तो आपका कहने का मतलब है कि कोई ऑलरेडी सैड है, ओवर इमोशनल है, और अगर वो इस तरह की चीजें देख ले और उसको इस चीज से वो इंट्रोड्यूस हो जाए कि हाँ भाई साइकिक अटैक में ऐसी परेशानी हो जाती है, तो वो जल्दी से ब्लेम दूसरे पे डाल देगा उसकी परेशानी की, उसके ओवर इमोशनल नेचर की, और हो सकता है कि वो रियल में नजर ना हो, वो उसका वीक, जो तुमने कहा, ऑरा हो, वीक बाउंड्रीज हो सकता है ना। तो अब ये तो हमने रीजन समझ लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि
अभी आपके पास कोई क्लाइंट आ गया या कोई है जो सुन रहे हैं, उन लोग को ही समझना हो कि मेरे ऊपर सच में नजर लगी है, मेरे पे सच में साइकिक अटैक है, या फिर ये मेरा माइंड प्ले कर रहा है क्योंकि मैं अभी वीक हूँ, इमोशनली डाउन हूँ, तो ये कैसे जाने, कैसे पता चले, और आप कैसे पता करते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या हमारा नजरिया उस चीज को लेके कहीं नेगेटिव तो नहीं है, दैट इज वी कॉल सीबीटी आल्सो, वी चेंज द थॉट प्रोसेस थ्रू सीबीटी इन साइकोलॉजी। इन प्राणिक हीलिंग दे प्राणिक हीलर स्कैन करके चेक करते हैं। एंड टैरो, जैसे अपन टैरो भी करते हैं, और जो मैंने आपसे वो चक्रा टैरो सीखा है उसमें भी काफी क्लियरली आ जाता है। हिप्नोथेरेपी एक साइंस जहाँ पर हम गाइडेड ट्रांस के थ्रू ये देख लेते हैं कि कोई हमारा अनहील्ड इमोशन तो नहीं है बचपन का, उस पे वर्क कर लेंगे तो भी हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो तरीके बहुत सारे हैं। चलो ये सारे एक एक करके तरीके लेते हैं। हाँ ठीक है, सबसे पहले आपने बोला ऑरा स्कैन करते हैं, प्राणिक हीलर करते हैं। तो आप वो टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे करते हैं। कैसे करते हैं मतलब अगर कोई आपके पास, मान लो कोई आ गया और वो कहता है आपके पास, आप प्राणिक हीलर हो, आपके पास आया क्लाइंट और कहता है कि मुझे नजर लगी, उसको साइकिक अटैक जैसा लग रहा है, तो आप कैसे ये जानोगे कि हाँ सच में इसको साइकिक अटैक की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, या फिर ये इसका खुद का फियर है, हाँ इनर डार्कनेस है, तो उसको कैसे करोगे स्कैन करके? देयर इज अ प्रोसीजर जिसमें हम स्कैनिंग करते हैं, और स्कैनिंग के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि कौन सा इमोशन एक्सट्रीम है, और उससे पता चल जाता है। अच्छा, तो मतलब वो स्कैनिंग का एक प्रोसेस होता है जी, और उसमें इमोशन अगर उसकी तरफ से आ रहा है कि हाँ इसका ये इमोशन डिस्टर्ब्ड है, अगर वो पूरा सब स्ट्रांग आ गया तो मतलब इसको नजर है, मगर उसका कोई इमोशन वीक आपने पकड़ लिया तो आपको ये पता चल जाता है कि ये इसका सेल्फ क्रिएटेड भी हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली। एंड अगेन आई विल से कि अगर साइकिक अटैक भी, तो उसके पीछे भी तो इमोशन है जिसमें वो स्टिक हुआ है, वो भी हमारा ही है, मतलब उस इंसान का ही है। अच्छा, तो ये मतलब कि अगर आपको साइकिक अटैक आ रहा है तो आपका कुछ ना कुछ इमोशन तो है ना? है वो जो आपने वीक ऑरा बोली, तो जिसको हम शायद इनर चाइल्ड या शैडो वर्क भी बोलते हैं। एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली। जैसे मैम मैग्नेट है, अब स्टिक वही चीज होगी ना जो उसके साथ, मैग्नेट के साथ मैग्नेट स्टिक होता है, तो साइकिक अटैक उसी एनर्जी के साथ स्टिक होगा ना जितना उसका लेवल है। अगर किसी का बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस है बट ऑरा किसी का बहुत स्ट्रांग है, तो वहां उसको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर कोई मजबूत है, अपनी बाउंड्रीज में है, और उसको कोई कुछ भी कह ले वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो एक अपनी बाउंड्री बना के रखता है, तो उसके ऊपर साइकिक अटैक नहीं आता, या उसको ये परेशानी नहीं आता है, पर कम आता है, इंटेंस। मगर जो ऑलरेडी बचपन से कोई इमोशंस लेके चल रहा है कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया या कुछ कर दिया, तो ऐसे इंसान के ऊपर जो इमोशनली वीक होता है उस पे इसका असर जल्दी आता है। तो फिर तो इसका मतलब आपको नजर ही ठीक नहीं करनी होती है, आपको वो इमोशन भी ठीक करना पड़ता है, अपना वो थॉट भी ठीक करना होता है, अपना वो बिलीफ सिस्टम भी। और मैं ये नहीं कह रही कि जो जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है उनको होता नहीं होगा ये सब, उनको भी होता होगा, बट दे नो हाउ टू कम आउट, their thought only works for them। कई जैसे क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं हमने एक बुक पढ़ के अपने आप को बेटर फील करा है, चैंटिंग करके कर लिया। कई ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो डिपेंड, फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा जिसका और थोड़ा, मतलब आप ये मानती हैं कि साइकिक अटैक होता है? मैं मानती हूँ, है ना? और आप ये भी मानती है कि जिसका ऑरा स्ट्रांग होता है उसको वो जल्दी निकल जाता है, डेफिनेटली। और जिसका ऑरा वीक होता है, जो उसके अपने खुद की वजह से ही हो सकता है कि उसके बचपन के या उसके कुछ ऐसे इमोशंस ट्रिगर्ड हो गए हो, तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। पर मैं फिर से उस सवाल पे आती हूँ कि ये जो सोशल मीडिया का असर है, ये जो सोशल मीडिया आपको बार बार कहती है कि ऐसा हो गया, वीक हो गया, आप मतलब आप
पे साइकिक अटैक हो गया, हाँ। तो उससे भी क्या कोई भ्रम में जा सकता है, जा सकता है, माइंड को तो इल्यूजन में जा सकता है। हाँ, इन्फ्लुएंस करना इतना भी टफ नहीं है ना, तो जा तो सकता है। और आपने बोला कि भाई आपकी वजह से भी हो सकता है, तो मैं ये जानना, साइकोलॉजिस्ट हो तो कि क्या आपके खुद के फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीजें भी आपको ये फील करा सकती है कि मेरा ये गलत कर रहा है, मेरे लिए ये गलत, ऐसे लोग जो ऑलरेडी इन सब चीजों का शिकार है, हाँ। तो क्या उनको इस चीज में जल्दी ट्रैप हो जाते हैं कि मुझ पे साइकिक अटैक है, मुझ पे नजर है? हो सकते हैं, बिकॉज जैसा हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारा नजरिया वैसा हो जाता है। तो अगर किसी के ट्रस्ट इश्यूज हैं जैसे, तो हाँ उनको ऐसा लग सकता है कि मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, कौन मेरे लिए पॉजिटिव सोच रहा है। हो सकता है कि वो डिफरेंस नहीं समझ पाए हैं कि उनको एंग्शियस फील हो रहा है और वो साइकिक अटैक नहीं है, वो सिर्फ डर गए हैं, घबरा गए हैं अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से। ये हो तो सकता है। अब क्विकली अगर हम कुछ बताना चाहे लोगों को कि वो कैसे ऐसी सिचुएशन आए जब वो डर जाएं कि उनके ऊपर नजर लगी है या साइकिक अटैक का शिकार हो रहे हैं, आपके पास आए, हीलर के पास आए, वो तो एक बात है ही, उसके अलावा वो क्या करें कि वो अपनी इस सिचुएशन से उबर जाएं, या हम उन्हें ये हेल्प कर सकें कि ऐसा कुछ नहीं है कि नजर लगी है तो आपकी लाइफ में सब खराब ही होने वाला है। क्या ऐसा क्विक उपाय कर सकें कि वो उस सिचुएशन से निकले? राइट। सो जैसे अब ये सही है बात कि जल्दी कैसे ठीक हो इंसान उस बात से, अगर वो कि हीलर के पास नहीं गया, हाँ, अभी उसे लग रहा है मुझे परेशानी है, हाँ, तो वो खुद से क्या करे ऐसा? सो फर्स्ट इज कॉफी सॉल्ट बात। प्राणिक हीलर्स हमेशा बोलते हैं कि जब आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रहा है तो कॉफी सॉल्ट बात यूज करना चाहिए। एंड मुझे पर्सनली लगता है चैंटिंग, जो हमारी बात भी हुई थी, मुझे बहुत ज्यादा मतलब मंत्र चैंटिंग और मैंने बहुत ज्यादा पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने आपसे बात भी की थी, तो मुझे वो चीज इसलिए अच्छी लगी कि चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा है, मंत्र चैंटिंग आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो जब आप प्रॉब्लम में हो। वैसे तो उसका एक टाइम पीरियड और अगर सेम टाइम रखें, आई एग्री वो सही है, लेकिन जब आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बीज मंत्र तो कर ही सकते, बीज मंत्र, और नहीं तो इनफैक्ट मैं श्री रविशंकर को बहुत मानती हूँ, हमेशा बोलते हैं जब मैं उनके पास जब मैंने स्टार्टिंग में मेडिटेशन शुरू किए थे, तो वो हमेशा ये चीज बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय बहुत अच्छा मंत्र होता है। आपको नहीं पता कुछ भी, आप उस टाइम बैठ के पीसफुली 11 टाइम्स ओम नमः शिवाय भी कर लें, आपको ऑनेस्टली बेटर तो लगता ही है, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी खत्म कर रहा है। एंड अगर आप रिलीजियस हैं, आप शिवा आराधना से नेगेटिविटी बहुत जल्दी कंप्लीट होती है। मैनेजमेंट के लिए विष्णु आराधना बोली जाती है। कोई नई चीज स्टार्ट करनी है तो गणेशा और माँ की आराधना होती है। तो ये एक बहुत हेल्पफुल रेमेडी वैसे भी है। रही बात, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को चैंटिंग नहीं करनी, मेरे को कॉफी सॉल्ट बात, कॉफी मुझे सूट करे नहीं करे, या भूल जाते हैं लोग कि क्या करना है, तो सबसे पहले आप अपने बारे में 5 अच्छी चीजें बोलें सबसे पहले, ताकि आपका वो सेल्फ वर्थ होता है ना, वो वापस बढ़ जाए। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि आप जो अभी हम ऑप्शंस और डिस्कस करेंगे उसमें से आपके लिए कौन सा इजी है। जैसे हम लोग एक इमोशनल टैपिंग भी सिखाते हैं और बहुत इजीली मिल जाती है। ऑनेस्टली कई बार जब क्लाइंट से बात करके मुझे भी अनईजी लगता है, मैं टैपिंग का वीडियो चला के देख के कर लेती हूँ। हनुमान चालीसा वेरी हेल्पफुल, टैपिंग के साथ हनुमान चालीसा प्रैक्टिस करना बहुत हेल्पफुल है। टैपिंग का कुछ एग्जांपल दो ना, करके बता दूं? हाँ बताओ। ठीक है, तो जैसे लाइक इफ आई एम फीलिंग लो, इफ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विथ मी और एनीवन, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Even though I am feeling sad, even though I am not aware of what is happening with me, still I choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself completely. So this is statement about the problem क्या है। उसके बाद में एक सर्कल कि आपको क्या क्या फील हो रहा है। Even though this is making me sad, still I choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself completely.
this sadness bring lot of anger, still I choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself completely. Even though I feel everyone is blaming me, still I choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself completely. Even though I feel there are lot of chords and today I disintegrate all these chords, मतलब मैं उन सारे chords को अभी के अभी disintegrate करती हूँ. Still I choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself completely. Even though there's lot of negativity around me, today I am disintegrating, removing these negativity, and still I choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself completely. Even though I have this fear that there's an evil eye, still I choose to disintegrate that evil eye. Still I choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself completely. Even though somewhere I feel there's a guilt, still I choose to heal and integrate that part of me. I love and accept myself completely. I am one with universe. I am one with divine. I love myself. Thank you, divine. And keeping your hands like this, breathe in, breathe out 7 times. Focus on your basic chakra, जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, रूट चक्र. हाँ. एंड वहाँ इमेजिन करना है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है जो अर्थ से कनेक्ट है, बड़ी बड़ी ब्रांचेस बना रहा है. एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट 7 टाइम्स करना है. टैपिंग के बाद मैं ग्राउंडिंग जरूर कराती हूँ, क्योंकि पर इतना भी करेंगे तो उनका बेसिक काम हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा. आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, मतलब मैं खुद से प्यार और खुद को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ. हाँ. तो आपका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस आता है. और इसमें पॉजिटिव भी होता है. दिस इज नोन एज रिलीजिंग, जो हमने किया. जब हम अलाउ करते हैं तब मैं ये प्रॉब्लम वाला स्टेटमेंट नहीं कराती. कई लोग कराते हैं. अलाउ और इसमें क्या फर्क है? अलाउ ये है कि नाउ यू आर ओपन टू अलाउ हैप्पी इमोशन. रिलीजिंग वाज कि आपने रिलीज कर दिया सब, जो कचरा था, थॉट था, नेगेटिविटी थी, उस सबको रिलीज करा. Exactly. अब आप अच्छी चीज अलाउ कर रहे हो. तो डायरेक्ट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम रिच, I am compassionate, I am successful, I am joy, I am money, I am one with divine, I am one with universe. अच्छा, प्राणिक हीलिंग में जब ये ईवल आई हटाते हैं, है ना जी, तो आपने जो बोला आई डिसइंटीग्रेट ऑल द कॉर्ड्स, ठीक है जी. वो लोग भी कहते हैं आपके नेवल में कॉर्ड लग गई है किसी इंसान की, गले में बहुत कॉर्ड है ना, तो आपके थर्ड आई में बहुत कॉर्ड्स हैं, है ना. तो ये कॉर्ड्स हटाते हैं हम, ठीक है, ताकि हम फ्री हो जाएं, किसी और की एनर्जी में हम फंसे नहीं, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी उसको वापस कर दे. मगर ये कॉर्ड जब हम कट कर रहे होते हैं, कॉर्ड कटिंग बोलते हैं ना, तो जो कॉर्ड कटिंग हम कर रहे होते हैं, तो क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है? वेल आई डोंट थिंक सो. अगर ढंग से चीजें की जाएं, ढंग से, मगर कोई ऐसे यूट्यूब पे देख के कर दे और इस तरीके से करे, तो करना चाहिए उसको? ऐसे तो कुछ भी नहीं करना, ऐसे कुछ नहीं करना. इनफैक्ट ये जो टैपिंग मैंने बताया, ये भी नहीं करनी जब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, हम लोग खुद अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि तब नहीं करनी चाहिए. तो इससे अच्छा तो सॉल्ट बात कर लें और आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ बोल दें. अच्छा चैंटिंग कर लें. हाँ, चैंटिंग कर लें, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी. मैंने बहुत चीजें एक्सप्लोर की है. मुझे पर्सनली तभी मैंने आपको कहा जब मैंने आपसे पहले बात की थी, आपने तो मैं अब तुमसे अपने कोर्स की बात करूंगी, जिसमें सिर्फ यही मंत्र है, चैंटिंग है, और तो चक्र एस्ट्रोलॉजी टैरो आपने किया. अब आपके पास कोई आता है कि मुझे साइकिक अटैक है या मेरे को कोई परेशानी है, लगता है कोई नजर लगा रहा है, तो आप चेक कर पाती हैं कार्ड से कि फिर रियल में है या ये ऐसा इसका फियर है या इसका थॉट है? हाँ, तो मैंने पहले भी आपको कहा कि जो ये कोर्स है ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि आपके कार्ड्स में आपके चक्रास के बारे में इंफॉर्मेशन है, कार्ड्स में क्लियर कट इंफॉर्मेशन है. तो उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आया है. अगर 2 नेगेटिव
चक्रास का कॉम्बिनेशन या प्लैनेट का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो क्लियर कट पता चल जाता है कि वो पास्ट लाइफ है, साइकिक अटैक है। सिर्फ साइकिक अटैक ही नहीं, उससे तो पास्ट लाइफ भी क्लियरली आ जाती है। फादर के साथ रिलेशन का किसकी पास्ट लाइफ है, किसकी पास्ट लाइफ है, और ये एंसेस्टर्स से आ रहा है या नहीं, तो उसमें तो काफी चीजें, मतलब मल्टी लेयर है। आपको चक्रा, प्लैनेट सब समझ आ गए, सब आ जाता है। और हम जैसे चांट करना चाहें कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, हाँ, इस साइकिक अटैक से या इस परेशानी से, तो क्या वो कार्ड बता देते हैं कि आपको क्या चांट करना है? हाँ, काफी इनफैक्ट चैंटिंग क्या, मैं तो बोलूंगी कि क्या किस भगवान की प्रेयर करनी चाहिए आपने ही सिखाया है ये हमें, तो वो भी पता चल जाता है। तो मतलब उस कार्ड को यूज करके आप डिस्टिंग्विश कर पाती हैं कि ये रियल है या फिर ये इसका इनर थॉट है, इनर चाइल्ड शैडो वर्क। हाँ, उस पे बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ना? ये शैडो वर्क क्या है, अब मैं आपसे ही सुनना चाहती हूँ कि क्या है ये। सो शैडो वर्क इज नथिंग लाइक कि कोई और शैडो, इट्स ऑल अबाउट अस ओनली। अगेन हमारे ऐसे इमोशन जो हमने सप्रेस कर लिए कि अच्छे नहीं है, उनको भी शैडो वर्क के थ्रू हील किया जाता है। और हमारे वो इमोशन जिनके हमें आइडिया ही नहीं है कि हमारे साथ चल रहे हैं, ऐसे डर, ऐसे थॉट प्रोसेस जो हमें खुद ही नहीं पता था कि हम कैरी कर रहे हैं। जैसे ऑनेस्टली इस जर्नी में आज से 5 साल नहीं, आज से 10 साल पहले कोई कहता कि तुम में बहुत ईगो है, तो शायद मैं भी नहीं मानती, लेकिन मुझे पता चला कि हाँ, ईगो हम सब में होता है और हमारा उसका इंटेंसिटी की वजह से हम कई चीजें कर रहे होते हैं। तो शैडो वर्कशॉप में हम लोग यही दिखाते कि आपके कौन से ऐसे इमोशंस हैं, उन्हीं से पूछ के, उन्हीं से बात करके, जो आपको इस तरीके से लाइफ को एक्सपीरियंस करने दे रहे हैं। कई इमोशंस ऐसे होते हैं, कई थॉट ऐसे होते हैं जो सप्रेस होते हैं, सप्रेस थॉट इमोशन, आइदर वी डोंट लाइक देम अबाउट अस, either we are not aware about them, that is shadow emotions. So हम सप्रेस करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते। Exactly, हम एक्नॉलेज नहीं करते, और हम क्योंकि एक्नॉलेज नहीं करते, हम उस भंवर में फंसे रहते हैं। हाँ, तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हो उनको एक्नॉलेज कराने में कि ये जो थॉट आया है, आप ब्लेम शिफ्ट कर रहे हो, ये मेरी गलती नहीं है, किसी और की है, और आपको कहीं ना कहीं ईगो हो रहा है, और वो ईगो भी इसलिए है क्योंकि कोई बचपन की बात है ना, पीछे हेल्पलेसनेस ही होती है, कोई उसका थीम है, कोई रीजन है। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल कि आपको बहुत अच्छा लगा हो, किसी की लाइफ इससे चेंज हो गई हो शैडो वर्क करने से, और आप कह रहे हो मेरी ही चेंज हुई है, आपने तो बहुत हुई, एंड इस वजह से ही शायद like I was able to contribute how much I don't know how much it is. जैसे कई ऐसी स्टोरीज हैं जहाँ पर पता ही नहीं था क्लाइंट्स को कि उनके ऐसे ट्रॉमा, ऐसे फियर हैं जो उनके बचपन के फाइट्स देख के आ रहे हैं अपनी फैमिली में। कई ऐसे रीजंस जहाँ उनको ये भी अवेयरनेस नहीं थी कि उनके खुद के स्किल्स क्या हैं। सिर्फ ट्रॉमा की बात नहीं करूंगी, स्किल्स भी भूल जाते, क्योंकि हम उस ये जो ईगो होता है, ईगो भी इसलिए नहीं आता कि आपको प्राइड है, ईगो मैंने बोला जैसे हेल्पलेसनेस की वजह से भी, मतलब कवर ईगो है, मगर उसको आपने डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके उसको आपने जो है हेल्पलेसनेस को कवर करके ईगो जैसा दिखा दिया है। है ना? उनके लिए हम कहते हैं कि कितना गुस्से में रहते हैं, वो गुस्से में क्यों रहते हैं, उसके पीछे उनके जो इमोशंस होते हैं, उनके फियर होते हैं, ज्यादातर फियर, सैडनेस, हेल्पलेसनेस की वजह से ही ईगो आता है। तो मतलब जब उन्हें अपनी ये प्रॉब्लम पता चलती है तो दे एक्नॉलेज एंड दे बिकम सैटिस्फाइड एंड दे हैप्पी, दे बिकम वेरी सक्सेसफुल आल्सो इन करियर। I've seen majorly I've seen करियर में ज्यादा ग्रोथ रिलेशनशिप की कंपेयर। तो शैडो वर्क तो फिर सबको करना चाहिए, नहीं? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो करना चाहिए। तो उससे आपको अपने जो मैं इतना गुस्से वाला क्यों हूँ, मुझ में ईगो क्यों, लोग कहते हैं, लोग मुझे ऐसे क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मुझे गुस्से वाला समझते हैं, ईगो वाला समझते हैं, या फिर कमजोर समझते हैं, है ना? सबके अपने डिफेंस है। तो शैडो वर्क करके उनको पता चलता है कि ये जो इम्प्रेशन मैं दुनिया को दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई इमोशन अभी सप्रेस्ड है। हाँ, जो हील करना जरूरी है, जिसको एक्नॉलेज ही नहीं किया। राइट।
पर कोई ऐसा है जो बहुत एम्पैथेटिक है, ठीक है, हाँ और समझ रहा है, जैसे अपन हीलर, धीरे धीरे इस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि हमारी लाइफ जो है हमारी ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और हम इतना समझने लगते हैं, हम चीजों को लेके सेंसिटिव हो जाते हैं, एम्पैथेटिक हो जाते हैं। तो क्या ये लोग भी वल्नरेबल नहीं है अपने साइकिक अटैक ट्रैक करने में, नजर लगाने में? क्योंकि वो अपनी ऑरा क्यों खोल रहे हैं? वो अपनी ऑरा इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि वो दूसरे से एम्पैथी रख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कोई उपाय आप बताना चाहेंगे कि वो क्या ऐसा करें कि उनकी ऑरा जो है वो ब्रेक ना हो, और वो लोग अपने ओवर सेंसिटिव नेचर की वजह से या किसी को हील करने के चक्कर में जो अपना ऑरा ओपन कर देते हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करें? या बिकॉज लाइक अगर एम्पैथी का मीनिंग यही होता है ना कि when you will understand, then only you can help the other person. True. So कहीं ना कहीं उनकी बाउंड्रीज उस टाइम पर जब वो सुन रहे हैं, जब वो समझ रहे हैं, उस टाइम पे वो स्ट्रांग नहीं होती, तो वो पिक कर लेते हैं। ये होता है कि वो पिक कर लेते हैं। आप दूसरा ये पूछ रहे हो कि उनको क्या करना चाहिए। हाँ जी। अगेन ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हम सुन रहे हैं वो हम इसीलिए सुन रहे हैं ताकि हम साथ मिलके उस इशू से बाहर निकाले, इसलिए नहीं कि हम उसे फील करके उसके साथ उधर दुखी हो। उसको भी कहते हैं बाउंड्री मेकिंग, जो हर क्लाइंट के साथ बनानी होती है। और आई एम टेलिंग इट्स नॉट इजी, वे आई एम सेइंग it's not easy, it comes with experience and learning. हाँ, but with this insight कि okay, there's a mirror and we have to keep that mirror. तो उससे काफी हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी आप किसी के इमोशन में सिंपैथी एम्पैथी में यही फर्क है कि आप किसी के इमोशन में बह जाओगे, तो आप उसकी मदद करने की बजाय खुद उसके साथ बहने लगोगे। खुद उसके साथ दुखी हो जाओगे। और फिर कहीं ना, मगर मेरा सवाल ये भी था कि कई लोग जानते हैं, उनको एम्पैथी पता है, दे नो हाउ टू पुट योरसेल्फ इनटू द शू ऑफ अदर्स, ठीक है, मगर उनका कई बार ऐसा वीक मोमेंट भी आता है, ठीक है, आप मतलब वल्नरेबल हो जाते हो, इंसान हो, तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये हो गया, ऐसा होता है, बहुत होता है। और फिर आपको जब समझ आ जाता है कि मैं बह गया इस इंसान का दुख सुनते सुनते उसके दुख में, और अब मुझे विड्रॉ करना चाहिए, तो फिर उस टाइम जो डैमेज हो गया, मतलब एक बार तो आ गया फिर वापस आया, तो उसे अपने लिए क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं अब ये भी गारंटी नहीं कि हर किसी इंसान की केस में या हर थेरेपिस्ट हीलर के केस में ये बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा भी कोई ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि हम, तो उसे हील करना चाहिए। क्योंकि मतलब वो अगर बहा है उसके इमोशंस में, तो उसका भी कुछ अभी हीलिंग अधूरी है। एंड उसको भी फिर, मतलब हीलिंग तो लाइफ लॉन्ग चीज है। आप ये नहीं कह सकते कि आप हीलर हो तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट आप तभी हीलर हो क्योंकि आपने बहुत कुछ ऐसा देखा है, और आपको सीखना है, इसीलिए क्योंकि आप वैसे नहीं सीख रहे हो, नहीं तो आप हीलर ही नहीं होते। ये तो मैंने खुद की लाइफ से समझा कि कोई बहुत अच्छी बात, या हम कोई बहुत ही सुप्रीम पावर्ड लोग नहीं है। इट जस्ट हमें इसीलिए ऐसा बनाया गया, हीलिंग प्रोफेशन, थेरेपी प्रोफेशन में इसलिए डाला गया, हम ब्लेस्ड है कि हमें डाला गया ताकि हम खुद को भी हील कर पाए, हमें अपॉर्चुनिटी दी। हाँ, तो मतलब जितने हीलिंग प्रोफेशन में हैं वो पहले खुद हील होते हैं, फिर किसी को हील करते हैं, और जब उनका कोई बीच में कोई पॉइंट छूट जाता है, कोई ऐसी चीज छूट जाती है जो उनका इमोशन जो हील नहीं हुआ, तो जब वो अपने क्लाइंट पे वर्क कर रहे होते हैं, तो जब वो कैरिड अवे होने लगे, तो उन्हें समझ जाना चाहिए ट्रिगर है उनको कि ये उनके साथ भी अभी इमोशन हील्ड नहीं है, अभी स्टिक्ड है, उस पे काम करना बाकी है। एंड इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना कि उनको पता चल गया उस रीजन के थ्रू कि वो जो ट्रिगर हुए हैं उसकी वजह से उन्हें इनसाइट में आया कि कहीं ना कहीं ओके, मेरा भी ये नजरिया है या मेरे साथ भी ये थॉट या इमोशन स्टिक है, सो दैट वे इट विल बी हेल्पफुल। बट हाँ, अटैच होंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ना निकाल पाएंगे। मतलब आपको अपने क्लाइंट से अटैच नहीं होना है।
हाँ, अटैचमेंट को बहुत गलत तरीके से अभी रिसेंटली जब भी ये पॉडकास्ट आएगा, अगर मेरे वो रिलेटिव देखेंगे तो मुझे बार बार बोल रहे थे कि तुम क्यों बोलते रहते हो, डिटैच होता क्या है। हाँ। तो मैं उनको जिस वे से बता रही थी, शायद आज मैं और बेटर बता सकती हूँ। There's always a difference between love and attachment also। ये जो मोह माया जो वर्ड होता है, जो पहले बहुत यूज किया जाता था, जो बहुत सारे संत भी बोलते थे कि मोह माया में मत फंसो, अटैच, उसका मीनिंग अब मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आता है कि वही सिंपैथी में अगर आप फंसोगे या आप उस अटैचमेंट में फंसोगे तो आप उसे बाहर कैसे निकालोगे। सो देयर इज अ डिफरेंस इवन इन लव एंड अटैचमेंट, कि आप अगर किसी के लिए अच्छा चाहते हो तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाओगे। या मैं अपने क्लाइंट को भी ये नहीं बोल सकती नहीं तुम्हें ऐसे ही इसी प्रोसीजर से ठीक होना है, देन दैट इज कंट्रोल, दैट इज अटैचमेंट। लेट देम फ्री, लेट देम अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस, दे विल अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस द इमोशन। वी कैन से कि तुम्हें सैडनेस हुई ही क्यों, इवन दैट इज ऑल्सो अटैचमेंट, कि मैंने तुम्हें इतना सिखाया फिर भी तुम सैड फील कर रहे हो। ये एक बार तो करेंगे। हाँ, कई बार हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है जस्ट टू मेक देम अवेयर कि दिस इज समथिंग मेकिंग यू वीक, ये तुम पे भारी पड़ रहा है तुम्हारा इमोशन। वो अलग लैंग्वेज होती है। बट जहाँ हम अटैच होते हैं, हम उसको फोर्स कर रहे हैं, उस इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं कि तुम हमारी सोच के अकॉर्डिंग चलो। ये तो है ही, मतलब इंसान खुद से सीखता है, आप उसे सिखा नहीं सकते, आप बस उसे आप उसे गाइड कर सकते हो, आप उसे हेल्प कर सकते हो, मगर उसके साथ आप खुद पूरे कंट्रोल में आ जाओ कि मैंने बताया अब तुझे सीखना ही पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अटैचमेंट। ये रिलेशनशिप में भी होता है। हाँ, तो हम करते हैं ऐसा। एनीवेज, हम वापस साइकिक अटैक और उस पे आते हैं, नजर पे। तो आपने बहुत सारी बातें बताई कि इमोशंस भी आपको रीजन दे देते हैं कि आपको साइकिक अटैक आ जाए, आपको नजर लग जाए। तो जब भी ऐसा हो रहा हो, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, यू शुड गो इनसाइड, अंडरस्टैंड कि मेरा कौन सा इमोशन अभी भी वीक है जिसकी वजह से मैं इसका शिकार हो रहा हूँ। ठीक है, यही आपने पूरा जिस्ट अगर हम समझे, आपने यही बताया। तो आपको पहले अपने इमोशन पे भी काम करना चाहिए। ये आपका शेडो वर्क हो गया, इनर चाइल्ड हो गया। अब हम आते हैं हिप्नोसिस पे, क्योंकि हिप्नोसिस में भी इनर चाइल्ड है, मगर अगर हम क्लिनिकल हिप्नोसिस जो आपने किया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या वो इस चीज से अग्री करता है, ये मोडालिटी, कि साइकिक अटैक होते हैं और इविल आई होते हैं? वेल, आई विल नॉट से कि उन्होंने कभी डायरेक्टली ये बात हमें बताई कि समवेयर वो इसको इनर चाइल्ड ज्यादा बोलते हैं। जितना अभी मैं समझी हूँ और सीखी हूँ, इट इज मोर अबाउट इनर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देम, एंड यस अकॉर्डिंग टू अस ऑल्सो, कि वो उसके पीछे का जो रीजन है। तो मतलब घूम फिर के हम इस बात पे आ गए कि साइकिक अटैक जो होते हैं उसका रीजन हमारे इमोशंस होते हैं। ये क्लिनिकल हिप्नोसिस में भी यही है, इसका रीजन हमारे अधूरे जो इमोशंस जो हम सप्रेस कर देते हैं, जहाँ हमको फेलियर लगता है, वही जो हमको वीक बनाते हैं, हमारी बाउंड्रीज वीक करते हैं, और उसी की वजह से हम साइकिक अटैक का या बुरी नजर का शिकार होते हैं। एग्जैक्टली मतलब जो आप कह रहे हो उसमें बस मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगी कि उसका रीजन हमारे वो अनहील्ड इमोशन है जिसको हमने कारपेट के नीचे रख दिया और वेरी गुड, हाँ, लाइफ को आगे बढ़ा दिया। मेरे को तो अभी तक इतना ही समझ आया। नहीं तो फिर आपको वो इमोशन पे वर्क करना चाहिए rather than working on only on psychic attack will not help you, it will come again, then again you will do, then again, so you have to go to the root cause। हाँ, you have to कारपेट हटाओ, उसको टाइम दो, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर वो ही कि आज हम छोटा है, ठीक हो जाएगा वो इमोशन, फिर वो पाइल अप होता जाएगा और फिर वो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो देखा आपने कि सोशल मीडिया में इतना नजर लगना, साइकिक अटैक और ये सारी बातें जो कहते हैं, वो सिर्फ नजर और साइकिक अटैक नहीं होते, वो आपके इमोशन से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आपको जब भी ऐसा हो तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि मुझे मेरे इमोशंस चेक करने हैं, उन्हें हील करना है। और अब दीपा एंड में अगर आप कोई ऑडियंस को राय देना चाहें, उनको कोई इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि आपको
कभी ऐसा लगे मुझे साइकिक अटैक, जो हमने बात भी की, मगर आप एक फाइनल कोई चीज उनको वैसे ही बताना चाहें कि आपको ये करना चाहिए या आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तो आप बताएं इस माध्यम से। मतलब कहने को तो बहुत तरीके हैं और बहुत तरीके इनफैक्ट बहुत लोगों को अब आते भी होंगे, बट जो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे हम डेली अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, डेली अपने एक्सरसाइज कुछ लोग करते हैं, डेली हम खाना भी खाते हैं, उसी तरीके से हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉडी के लिए हमें डेली वर्क करना होता है। सिर्फ उसी दिन नहीं जिस दिन हमें लग रहा है साइकिक अटैक, फिर लगेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप डेली वर्क करोगे, क्योंकि जब वो आता, जब कोई भी प्रॉब्लम आता है, एंजाइटी भी आती है, फियर भी होता है या साइकिक अटैक, इविल आई भी होता है, उस टाइम आपकी ऐसी कंडीशन नहीं होती कि आप इतना कुछ कर पाओ। सो डेली का आप एक रूटीन बना के अपने वो इश्यूज लिख के बर्न करना। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ फॉरगिवनेस, दूसरों को तो बाद में, सेल्फ फॉरगिवनेस की मैंने ऐसे किया, मैंने परमिशन ही क्यों दी सामने वाले को मुझे हर्ट करने की। सेल्फ फॉरगिवनेस, इश्यूज लिख के बर्न करना, सॉल्ट बाथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सीइंग गुड थिंग्स अबाउट योर लाइफ, दैट इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि दिन के घंटे मैंने 21 बार लिख लिया मैनिफेस्टेशन हो गया, नहीं। हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि हम अपने बारे में मजाक में बहुत कुछ बोल देते हैं, बाकी लोग तो बाद में। जो हम अपने बारे में बोलते हैं, जैसे हम खुद को देखते हैं, वो रियलिटी अगर हम बेटर कर लेंगे ना, तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। बट एक चीज और है, डेस्टिनी भी वर्क करता है और फ्री विल भी। तो 50% जो फ्री विल है ना, उस पे आप डेली वर्क कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल और इमोशनल बॉडी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन इट विल बी बिग हेल्प फॉर यू। गॉड ब्लेस एवरीवन। तो ये इमोशनल स्पिरिचुअल बॉडीज के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। बस आपको जो टिप्स मिले हैं उसको आप फॉलो करिए और देखिए, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आप कभी साइकिक अटैक का शिकार नहीं होंगे। थैंक यू।